हेलो एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू दिस एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड सीरीज़। मेरा नाम है सागर तिवारी और मैं आपको दिखाने वाला हूँ एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड बिल्कुल ही एक अलग क्लियर विज़न के साथ। एंड इस सीरीज़ के बाद एनसीईआरटी के हर एक वर्ड आपके ज़ुबान पे होंगे एंड आई मीन इट। अगर आपने कभी भी कोई डिफेंस एग्ज़ाम दिया होगा, चाहे वो सीडीएस का हो, चाहे वो सीपीएफ का हो, चाहे वो एनडीए का हो, तो आपको एनसीईआरटी का महत्व पता होगा कि एनसीईआरटी से सवाल कितने आते हैं और कितने सवाल आते हैं और किस टाइप के सवाल पूछे आते हैं। डायरेक्ट सवाल आते हैं, वर्ड बाय वर्ड सवाल आते हैं, इसलिए हम लोग एनसीईआरटी को भी वर्ड बाय वर्ड करेंगे, राइट। हाउ विल वी प्रोसीड? पहले हम लोग करेंगे एनसीईआरटी को। इसके अलावा एनसीईआरटी के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यू सीरीज़। पीवाईक्यू सीरीज़ यूपीएससी जितनी भी एग्ज़ाम देती है, चाहे वो सीडीएस 1, सीडीएस 2, एनडीए 1, एनडीए 2, सीएपीएफ, सीआईएसएफ, राइट। इसके अलावा सीएसई, है ना। तो यूपीएससी जितनी भी एग्ज़ाम लेती है, जहाँ से आपके क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे विथ आवर पीवाईक्यू सीरीज़, जिसके साथ हमारा एनसीईआरटी भी होता रहेगा एंड आपका पीवाईक्यू भी होता रहेगा। आपको ये समझ में आएगा कि आप सही रास्ते पे चल रहे हो या नहीं चल रहे हो। और फाइनली ये आपका नोट्स होगा। जो आपके एनसीईआरटी का नोट्स हम क्लास में करवा रहे होंगे, ये वही नोट्स होंगे। अगर किसी को चाहिए होगा तो ये बस उनके लिए है, ये पेड वालों के लिए है। ऑल द बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है ठीक है, ऑलमोस्ट फ्री है, ठीक है, बट स्टिल चलो खैर आगे बढ़ते हैं। हम लोग कंटेंट क्या है, एनसीईआरटी में कंटेंट क्या है, तो एनसीईआरटी क्लास 12 की बुक है। एनसीईआरटी क्लास 12 की बुक है जो कि 3 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। दैट इज थीम 1, थीम 2 एंड थीम 3। थीम 1 जो है वो आपके एंसेंट इंडिया से डील करती है, एंसेंट हिस्ट्री से डील करती है। थीम 2 जो है दैट इज पार्ट 2 जो है आपका, वो आपका मेडिवल हिस्ट्री से डील करती है। और जो आपकी थीम 3 है वो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री से डील करती है। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं हम लोग थीम 1 से। थीम 1 पढ़ेंगे, थीम 1 को समझेंगे और चैप्टर नंबर 1 पे आएंगे। चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा थीम 1 का, वो है आपका ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। आप में से 90% लोगों को लगता होगा कि ये चैप्टर है, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, ये आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल नहीं, ये आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि ये चैप्टर जो है बीक, बीड्स एंड बोन से जुड़ा हुआ है। ये चैप्टर आपको ये समझाएगा कि हम लोग जो भी यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, जो भी हम लोग मनके के बारे में पढ़ेंगे, पत्थर के बारे में पढ़ेंगे, बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, उससे हमें समझ क्या आएगा, वो चैप्टर हमें बताएगा, ठीक है। हमारा समझदारी विकसित करेगा एंसेंट हिस्ट्री को समझने के लिए। इसके अलावा ये चैप्टर पढ़ते वक्त हम लोग को रियलाइज़ होगा कि हाँ, किस तरह जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये उभरता चला गया और किस तरह हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है इसका डिक्लाइन हुआ, उदय कैसे हुआ, अंत कैसे हुआ, इसके कल्चर क्या थे, कौन लोग थे इसके अंदर, क्या खाते थे ये लोग, इनका रिचुअल कैसा था, इनका कल्चर कैसा था। हमको ये चैप्टर हम लोग को ये चीज़ बताने वाला है। ओके, सो इस तरफ जो है ये आपको सेकेंड पार्ट जो दिख रहा है 3 का, यहाँ पे इस चैप्टर का क्रक्स है, ये एनसीईआरटी का क्रक्स है, जो हम नोट्स के फॉर्म में यहाँ पे अवेल करवा रहे हैं। चाहो तो इसको अपने हाथ से आप लोग लिख सकते हो। और ये आपका जो है, ये इस साइड जो आपको दिख रहा है, ये आपका एनसीईआरटी का पेज है, ताकि आप इसको साथ ही साथ फॉलो अप करते चलो और आपको ये यकीन रहे कि हम लोग एनसीईआरटी ही कर रहे हैं, एनसीईआरटी के नाम पे बेवकूफ़ नहीं बना रहे। बहुत जगह ये हो रहा है, राइट। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं अपने कहानी को। तो द हड़प्पन सील इज पॉसिबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन और द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पन जो सील है ये मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है हड़प्पा सिविलाइजेशन का और इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसको हम लोग डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट क्यों बोल रहे हैं? डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इस टाइप का सील हम लोगों को कहीं से नहीं मिला है, राइट। ये जो सील है ये एक तरह के स्टोन से बना हुआ था, इसको बोलते हैं स्टेटाइट। एक तरह का स्टोन जिससे सील बना हुआ उसको क्या बोलते हैं? स्टेटाइट। एंड जनरली हड़प्पन सील ऑफन कंटेंट एनिमल मोटिव। जो आपके हड़प्पन में सील मिले हैं, हड़प्पा में जो आपको सील मिले हैं, ये जनरली इसमें क्या होते हैं? एनिमल मोटिव होते हैं। ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये डायग्राम में एक एनिमल मोटिव है, मतलब कि जानवर की आकृतियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। हालांकि ये किस जानवर की आकृति है ये अब तक डिसिफर नहीं हो पाया, ये समझा नहीं जा सका, क्योंकि कुछ क्लैरिटी नहीं है कि ये ऑक्स है, ये बुल है, ठीक है, या कोई गधा है, या कोई घोड़ा है जिसके सर पे सींग लगा हुआ है, या यूनिकॉर्न है। ये इसका क्लैरिटी अब तक नहीं मिला है। हाँ, ये पता है कि जितनी भी सील वहाँ से पाई गई हैं वो स्टेटाइट से बनी हुई थी, और इन सारे सील्स पे एनिमल मोटिव मतलब कि एनिमल की आकृति जो है बनी हुई थी।
इसके आगे बात करें तो एनिमल और मोटिव के अलावा यहाँ पे बहुत सारे साइंस आपको दिखाई देंगे, ये सारे आपके साइंस दिखाई दे रहे हैं। एनिमल मोटिव के अलावा बहुत सारे आपको साइंस दिखाई दे रहे हैं, स्क्रिप्ट दिखाई दे रहे हैं, जिसको आज तक डिसिफर नहीं किया गया, पढ़ा नहीं जा सका। हम लोग आज तक इसको पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए कि ये लिखा क्या है। हालाँकि पहले तो ये भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ लिखा हुआ है भी या बस डायग्राम्स है। बट इस टाइप के बहुत सारे जब सेल्स मिले तो हम लोग को समझ में आया कि ये नहीं, ये कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ तो स्क्रिप्ट है ये। बट वो स्क्रिप्ट है क्या, वो कहना क्या चाह रहा था, बताना क्या चाह रहा था, इस चीज़ का अनुमान हम लोग नहीं लगा पाए। कहानी यहाँ से आगे बढ़ता है, कहानी यहाँ से आगे बढ़ता है। धीरे-धीरे हम लोग जाने कि हड़प्पा में लोग कैसे थे, इनका लाइफ कैसा था, इनका रीजन कैसा था, ठीक है? और सवाल ये आता है कि जब हम लिपि को पढ़ ही नहीं पाए, जब स्क्रिप्ट को हम पढ़ ही नहीं पाए, जब स्क्रिप्ट अनडिसिफर रह गया, तो हम लोग को समझ में क्या आया कि भाई उनका लाइफ कैसा था, उनका कल्चर कैसा था, राइट? ये समझ में कैसा है, बिकॉज़ हम लोग स्क्रिप्ट तो पढ़ नहीं पाए हैं। ये समझ में आया हम लोग को आर्टिफैक्ट के थ्रू से। आर्टिफैक्ट्स एंड बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू समझ में आया। अब ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या थे? ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वही चीज़ थे जो कि हड़प्पन्स अपने पीछे छोड़ गए थे। यानी पॉट्स, हाउसेस, ऑर्नामेंट्स, टूल्स एंड सील्स। इन सब चीज़ों को बोला गया है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है? तो ये चैप्टर में हम लोग ये समझेंगे कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू, है ना? दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर हाउ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स इज इंटरप्रेटेड एंड हाउ इंटरप्रिटेशन समटाइम्स चेंज विथ टाइम। मतलब ये चैप्टर हम लोग को ये नहीं बताएगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसा हुआ, उदय कैसा हुआ, अंत कैसा हुआ, लोग कैसे थे। ये चैप्टर हम लोग को बताया कि हम लोग को हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिला क्या, और वो सिविलाइजेशन जो है उसको इंटरप्रेट हम लोग कैसे करते चले गए, और ये इंटरप्रिटेशन जो है समय के साथ बदलता कैसे चला गया। जिस तरह समय के साथ ये इंटरप्रिटेशन बदलता जाएगा, उस तरह से हम लोग एक स्टोरी डेवलप करेंगे, एक स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, और उस स्टोरी, उस स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग एक फेयर आइडिया लगाएं कि हाँ, इस तरह से जो है समाज रहा होगा, इस तरह से उनकी कल्चर रही होगी, राइट? ओके, चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अब समझते हैं ये टर्मिनोलॉजी, ये प्लेस और ये टाइम, ये क्या मेंशन कर रहा है, इसके बारे में क्या बताई गई है, क्या बात किया गया है, राइट? तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपको दो पैराग्राफ दिख रहा है, ये अलग पेज लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको दो पैराग्राफ दिख रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ जब स्टार्ट करेंगे तो देखो, सबसे पहले समझेंगे कल्चर का डेफिनेशन और सिविलाइजेशन का डेफिनेशन। कल्चर और सिविलाइजेशन का डेफिनेशन को सबसे पहले समझेंगे। और जो डेफिनेशन दिए गए हैं, ये आर्कियोलॉजी जिसमें से दिए गए हैं, आर्कियोलॉजी को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं, आर्कियोलॉजिकल टर्म्स में दिए गए हैं, आर्कियोलॉजिकल समझ के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है? यहाँ पे बताया गया है कि आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, ये कल्चर और सिविलाइजेशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कुछ ही कारण से। क्या कारण था ये? ये मेनली 3 कारण था। पहला कारण ये था कि जो चीज़ यहाँ पे मिल रहे हैं, जो चीज़ एक पर्टिकुलर जगह पे मिल रहे हैं, वो डिस्टिंक्ट इन स्टाइल है। सपोज़ मान लो कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया है। ये एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया है, और इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में एक मटका मिल रहा है, ठीक है? एक पॉट मिल रहा है, या एक ग्लास मिल रहा है, या समझ समझ लो कि एक पॉट मिल रहा है, ठीक है? इस पॉट पे जो है शाहरुख खान का फ़ोटो बना हुआ है। फिर दूसरा पॉट मिला सेम स्ट्रक्चर का, उसमें भी शाहरुख खान का फ़ोटो बना हुआ है चश्मा पहन के, राइट? तीसरा पॉट मिला, उसमें भी शाहरुख खान का फ़ोटो बना हुआ चश्मा पहन के। तो इस टाइप के 3-4 पॉट्स मिले हैं, बहुत सारे पॉट्स मिले हैं। मतलब कि यहाँ पे जो भी सामान मिल रहा है, ये डिस्टिंक्ट इन स्टाइल है, मतलब उनके बनाने का स्टाइल जो है, वो बिल्कुल सेम है। इसके अलावा ये सारे सामान जो हैं, वो सेम ज्योग्राफिकल एरिया से पाए गए हैं, और दे बिलॉन्ग टू द पर्टिकुलर टाइम। मतलब ये सारे जो सामान हैं, जो सारे चीज़ जो सारा सामान जो मिले, जो सारी चीज़ें जो मिली हैं, राइट? वो किसी एक पर्टिकुलर समय खंड के अंदर मिली हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, टाइम पीरियड के अंदर मिली हैं। इसका मतलब ये होता है कि इनको हम लोग इनको उठाएँगे, इनको इनको उठा के इनका एनालिसिस करेंगे हम लोग, राइट? जब कार्बन डेटिंग वगैरह करेंगे, तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ, जितने भी पॉट्स यहाँ पे मिला है, यहाँ पे 3 पॉट हम लोग को मिला है, और तीनों पॉट का कार्बन डेटिंग करने के बाद समझ में आया कि हाँ, तीनों पॉटिंग जो है, वो तीनों पॉट्स जो है 1200 साल पुराना है, या फिर 1400 साल या 1500 साल पुराना है, राइट? तो हम लोग बेसिकली यहाँ पता लगाते हैं कि ये कितने पुराना है। तो अगर कोई चीज़ मिल रहा है जो कि सेम स्टाइल का हो, सेम ज्योग्राफिकल एरिया का हो, और सेम टाइम फ्रेम पे वो बना हो, इसका मतलब ये है कि ये चीज़, ये जो पर्टिकुलर चीज़ मिला है, ये उस समय काल के उस समय काल के कल्चर को दर्शा रहा है, सिविलाइजेशन को दर्शा रहा है, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे वही बात बताई गई है कि अच्छा, दूसरा बात कि जो चीज़ें हड़प्पा से मिली हैं, वो क्या है?
ठीक है। व्हाट आर द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट वी फाउंड इन हड़प्पन कल्चर? हम लोग को हड़प्पन कल्चर में क्या क्या मिला? तो सील्स मिला, बीड्स मिला, वेट्स, बेक्ड ब्रिक्स, यहाँ बेक के साथ अनबेक भी लिख देना, अनबेक्ड, ठीक है। बेक्ड और अनबेक्ड ब्रिक्स, इसके अलावा कॉपर एंड ब्रॉन्ज आर्टिकल, ये सारे के सारे कहाँ से मिले हम लोग को? हड़प्पन साइट से मिले, हड़प्पन कल्चर से मिले। हम लोग को इनसे समझ में आया कि इनका रहन सहन कैसा रहा होगा। ये सिल्क का इस्तेमाल कर देते हैं, बीड्स का इस्तेमाल कर देते हैं, ये लोग वेट्स का इस्तेमाल करते थे, मतलब ट्रेडिंग वेडिंग का भी इनका काम था, बिजनेस का भी काम था। ये बेक्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल करते थे, मतलब घर वगैरह इनका भी इनके पास भी बन रहा था। इसके अलावा कॉपर एंड ब्रॉन्ज आर्टिकल का इस्तेमाल ये लोग कर रहे थे, ठीक है। तो जो सामान यहाँ से पाए गए, जो डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे पाए गए हैं, उस अनुसार हम लोग इनके कल्चर का अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। अब ये जो डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट्स पाए गए हैं, ये किस लोकेशन में पाए गए हैं? हम लोग ये पढ़ लें कि भैया डिस्टिंक्टिव ऑब्जेक्ट पाए गए हैं, इसमें क्या मिला है? ब्रिक्स मिला है, ब्रिक्स मिला है, बेक्ड और अनबेक्ड, सिल मिला है, वेट मिला है, बीड मिला है, कॉपर मिला है, ब्रॉन्ज आर्टिकल्स मिले हैं, राइट। ये किस एरिया में पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं आपके अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, पाकिस्तान, राइट, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सारे एरिया से हम लोग को ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिली हैं, ठीक है। तो क्या मिला है वो समझ में आ गया, डिस्टिंक्ट इन स्टाइल जो था वो समझ में आ गया हम लोग को। अब सवाल ये आता है कि ये किस समय खंड के अंदर मिला है, ये किस टाइम पीरियड के अंदर मिला है, किस टाइम फ्रेम के अंदर मिला है, इसके बारे में बात करते हैं जब हम लोग, तो हम लोग ये देखेंगे कि ये मिला है आप लोगों को, ये जो हड़प्पन टाइम का जो फेज था, राइट, जो मैच्योर हड़प्पन फेज था, 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी, इस पीरियड में मिला है। ध्यान रखो, इतिहास में जब भी बात होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो आप ऑटोमेटिकली समझ लेना कि मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात हो रहा है। जब तक आपका सवाल में अर्ली हड़प्पन या लेटर हड़प्पन ना आए, तब तक आप समझना कि ये जो सवाल है वो मैच्योर हड़प्पन साइट के ऊपर, मतलब मैच्योर हड़प्पन टाइम के बारे में पूछा गया है, ठीक है। ओके, सो हुआ क्या कि बेसिकली जो मैच्योर हड़प्पन साइट है, ठीक है, इसका टाइम फ्रेम है 2600 से लेकर 1900 बीसी। इसके पहले जो आपके अर्ली हड़प्पन साइट थे, उसका टाइम था 6000 बीसी टू 2600 बीसी। और जो आपके लेट हड़प्पन साइट्स हैं, वो हैं आपके 1900 बीसी से लेके 1300 बीसी। दैट इज़ ये वाला पार्ट, ठीक है। आपका ये जो फर्स्ट पैरा है, यहाँ पे वही बात लिखी गई है, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे समझते हैं हम लोग कल्चर इन द रीजन प्रायर टू द मैच्योर हड़प्पा। मतलब मैच्योर हड़प्पन पीरियड आने के पहले जो रीजन में क्या क्या ऐसा चीज़ है जो हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। मैच्योर हड़प्पन पीरियड आने के पहले रीजन में हम लोग क्या दिखता है, राइट। तो हम लोग को दिखता है डिस्टिंक्टिव पॉटरी, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, pastoralism and some craft. Settlement were generally small and there were virtually no large building, ठीक है। हम लोगों को बहुत सारे पॉटरीज मिलते हैं, राइट। हम लोगों को काफ़ी सारे पॉटरी दिखाई देते हैं जो डिस्टिंक्टिव होते हैं, सेम सिमिलर होते हैं, डिस्टिंक्टिव पॉटरी, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म। इसके अलावा कुछ हम लोगों को क्राफ्ट दिखाई देता है, हम लोगों को सेटलमेंट दिखाई देता है, लेकिन सेटलमेंट जो हम लोग को दिखता है ये स्मॉल होता है, एंड कोई लार्ज बिल्डिंग हम लोग को यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी। सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी क्या होता है? तो आप किसी पर्टिकुलर जगह पे रह रहे हो, आप किसी परिवेश में रह रहे हो, उस परिवेश में या उस पर्टिकुलर जगह पे आप रहने के लिए जो खाना खा रहे हो, आप रहने के लिए जो घर बना रहे हो, ठीक है। आप बेसिकली स्ट्राइव करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो स्ट्रैटेजी अपना रहे हो उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो आप किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में रह रहे हो, किसी पर्टिकुलर परिवेश में रह रहे हो, उस परिवेश में या उस क्षेत्र में आप रहने के लिए जो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हो, सस्टेन करने के लिए जो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हो, खाने के लिए, पीने के लिए, इसके अलावा अपना पहनावा ओढ़ने के लिए, उस समय वहाँ उस पर्टिकुलर क्षेत्र में जो मौसम है उससे डील करने के लिए आप क्या करते हो, अपने आप को सस्टेन करने के लिए क्या करते हो, उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है कि जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर है, they developed in some of the areas occupied by the early हड़प्पन कल्चर। ऑब्वियसली सेम बातें यहाँ बताई गई हैं, आपको हम बताए थे कि जो पहले अर्ली हड़प्पन कल्चर थी, वहीं पे क्या हुआ, वहीं पे आपके मैच्योर हड़प्पन कल्चर उभर के सामने आए। ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे मतलब इसका सबूत हम लोग कैसे मिलता है? सबूत ऐसे मिलता है कि सेम तरह की चीज़ें जो हैं हम लोग को दोनों जगह मिला है, ठीक है।
दिस कल्चर ऑल्सो शेयर्ड कॉमन एलिमेंट्स इंक्लूडिंग सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी, क्योंकि देखो जो सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज आपके अर्ली हड़प्पन फेज में थे वही आपको मैच्योर हड़प्पन फेज में भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत जाहिर सा बात है कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में पहले कोई और था, अब जाके आप वहाँ रहने लग गए हो, तो आपके रहने सहने का ढंग जो है अलग हो सकता है, लेकिन उसका उस क्षेत्र का वातावरण वो जो है वो चेंज नहीं होगा। उस क्षेत्र का जो क्लाइमेट है वो चेंज नहीं होगा। उस क्षेत्र में अगर कोकोनट का पेड़ पहले हो रहा था तो आज भी कोकोनट का ही पेड़ होगा, राइट। तो उस क्षेत्र में जलवायु जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, आपके रहने सहने में परिवर्तन हो सकता है। तो वही बात यहाँ पे बताया गया है, राइट। द हड़प्पन एट वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश। हड़प्पन जो है वो वाइड रेंज ऑफ प्लांट खाते थे, वाइड रेंज ऑफ एनिमल खाते थे, इसके अलावा फिश भी खाते थे। तो ध्यान रखो, एक ऐसा एरिया, एक सेमी एरिड एरिया, ठीक है, एक सेमी एरिड एरिया जहाँ पे लोग फिश खा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनका एग्रीकल्चर काफ़ी एडवांस था। ठीक है, इनका एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा एडवांस था, ये लोग फिश वगैरह खा पा रहे हैं, एंड वो भी ऐसे एरिया में जहाँ पे पानी की थोड़ी सी कमी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Archaeologists have been able to reconstruct the dietary practices from the finds of the charred grains and seeds. चलो, बेसिकली यहाँ पे बोला गया है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर बोला है, सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी के अंदर एक बात बताया गया है। वो बोला गया है कि जो आपके आर्कोलॉजिस्ट थे वो लोग रिकन्स्ट्रक्ट कर लिए डाइटरी प्रैक्टिसेस को। मतलब कि जो आर्कोलॉजिस्ट थे वो रिकन्स्ट्रक्ट करना, मतलब कि वो आइडिया लगा लिए कि भाई उनका डाइटरी प्रैक्टिसेस क्या होगा, मतलब कि वो खाते पीते क्या थे। ये कैसे पता लगाएं? ये पता लगाएं चार्ड ग्रेन्स एंड सीड से। सीड तो पता है, सीड मतलब होता है बीज, सबको पता है। लेकिन ये चार्ड ग्रेन क्या होता है? ये चार्ड ग्रेन क्या होता है? चार्ड ग्रेन वो होता है, सपोज मान लो कि आपके पास एक लकड़ी है, ठीक है, उस लकड़ी को आप आग में डालते हो, वो लकड़ी अब जलना स्टार्ट होता है, लेकिन वो कम्प्लीटली जल नहीं जलता है, वो अनबर्न रहता है। वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होता है, अनबर्न रहता है। ठीक है, मतलब आधा जल गया और आधा नहीं जला, राइट। तो आप देखोगे वो लकड़ी जो है ना, वो हल्का सा कोयले की तरह दिखता है। ठीक है, हल्का सा क्या होता है, ठोस कोयला की तरह हो जाता है, बिल्कुल काला सा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, लेकिन अंदर से जला नहीं होता, कम्प्लीटली जला नहीं होता। ठीक है, तो ये तो हो गया लकड़ी। और इसलिए इसी लकड़ी के बदले कोई ग्रेन्स डाल दो आप, कोई अनाज डाल दो आप आग में, और उसको प्रॉपर्ली कुक मत होने दो, उसको उसका कंबशन प्रोसेस जो है कंप्लीट मत होने दो, और वो उसको बाहर निकाल दो, राइट। उसी को बोलेंगे हम लोग चार्ड ग्रेन, उसी को बोलेंगे हम लोग चार्ड ग्रेन। तो आर्कोलॉजिस्ट को कुछ चार्ड ग्रेन मिले हैं, कुछ सीड्स मिले हैं, जिसके थ्रू वो लोग पता लगाए हैं किसके बारे में, डाइटरी प्रैक्टिसेस के बारे में। मतलब डाइटरी प्रैक्टिसेस क्या था, वो लोग खाते क्या थे, ठीक है, इन सब के बारे में। और जो लोग खाते थे उस हिसाब से हम लोग पता लगाएं कि उनका एग्रीकल्चर कैसा था, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसा था। ठीक है, सो दे आर स्टडीड बाय द आर्कियोबोटनिस्ट। ये सब जो स्टडी है ये किसके द्वारा किया जाता था? ये सब किया जाता था आर्कियोबोटनिस्ट के द्वारा, जो कि स्पेशलिस्ट होते हैं इन मामलों में। जो भी प्लांट के रिमेन्स होते हैं, जैसे चार्ड ग्रेन्स, क्या चार्ड ग्रेन्स जो है एक तरह का प्लांट रिमेन है, एक तरह का प्लांट रिमेन है ऑब्वियसली, है ना। इसके अलावा सीड्स क्या है, एक तरह का प्लांट रिमेन्स है। तो इन सब को अध्ययन करके आर्कियोबोटनिस्ट जो हैं वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते थे कि यहाँ के लोग जो है खाते क्या थे। समझ में आ रहा है? आपको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको धीरे धीरे ये समझ विकसित करवाया जा रहा है कि किस तरह से हम लोग को पता चला कि हड़प्पन सभ्यता जो है किस तरह उभरी। हड़प्पन सभ्यता जो है उनका खाने पीने का क्या कल्चर था, उनके रहने सहने का क्या कल्चर था, वो एनिमल खाते थे कि नहीं खाते थे। समझ में आ रहा है ना? सो दिस स्टडी एक्सप्लेन अ लॉट अबाउट द फूड प्रोडक्ट्स ऑफ हड़प्पा। ये स्टडी जो है हड़प्पन कल्चर के खाने पीने के बारे में बहुत कुछ बताता है, जैसे कि कुछ ग्रेन्स वहाँ पे पाए गए हैं, वीट, बार्ली, लेंटिल, चिकपी, सीसम एंड मिलेट्स। ध्यान देने वाला बात यह है कि मिलेट्स जो है वो केवल और केवल गुजरात से पाया गया और कहीं से नहीं पाया गया है। और राइस जो है ये बहुत ही रेयर पाया गया है। राइस रेयर पाया गया है, इसका मतलब दो कारण है। राइस के रेयर मिलने का दो कारण है। पहला कारण ये है, पहला अनुमान ये लगा सकते हो कि राइस जो है इट वॉज अ लग्जरी प्रोडक्ट, इट वॉज अ लग्जरी प्रोडक्ट। ठीक है, सब लोग नहीं खा पाते थे। या फिर ये हो सकता है कि बहुत कम एग्रीकल्चर होता था राइस का। ठीक है, तो दो निष्कर्ष यहाँ से निकल सकता है। जो चीज़ यहाँ पे लिखे हैं वही चीज़ यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है। इस तरफ वही बात बताया गया है कि देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर इन द रीजन प्रायर टू द मैच्योर हड़प्पन। मैच्योर हड़प्पन में जो है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल कल्चर जो है वो मिले हैं हम लोगों को।
ये कल्चर जो है किसके ऊपर थे, यहाँ पे क्या पाया गया है, तो डिस्टिंक्टिव पॉटरी, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म, जो हम लोग पीछे पढ़ के आए, राइट, यहाँ पे, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलो, इसके अलावा हम लोग बात किए कि हड़प्पा में हम लोग क्या मिला है, तो बहुत सारे हम लोग क्रॉप्स मिले हैं, जैसे बार्ली, लेंटिल, चिकपी, सीसम, मिलेट्स। मिलेट्स हम लोग कहाँ से मिला है, गुजरात से मिला है। एंड फाइंड्स ऑफ राइस आर रिलेटिवली रेयर। ऐसा नहीं है कि राइस नहीं मिला है, राइस मिला जरूर है, बट रेयरली मिला है, ठीक है। इसके अलावा एनिमल बोन्स के बारे में बात करें, तो हड़प्पा में कुछ, हड़प्पन साइड से कुछ एनिमल बोन्स मिले हैं, जैसे कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग, ठीक है। क्या क्या मिला है हम लोग को, कैटल, शीप, गोट, बफलो एंड पिग। ये सब जो रिमेन्स है, ये बहुत ज़्यादा मिले हैं, बहुत ज़्यादा मिले हैं। इसका मतलब ये है कि इनका डोमेस्टिकेट किया जाता था इनको, ठीक है। इन जानवरों को डोमेस्टिकेट किया जाता था, यही कारण है कि इनका जो बोन्स है वो बहुत ज़्यादा मिला है। डोमेस्टिकेट मतलब कि जो हड़प्पन जो लोग जो थे, ठीक है, वहाँ के जो कल्चर के लोग थे, उनका जो डाइटरी हैबिट्स था, उनमें ये जानवर शामिल थे। बहुत हद तक ये भी सच हो सकता है कि इन जानवरों से जो दूध वगैरह मिलता था, ठीक है, उसका भी उपयोग ये लोग करते रहे होंगे, राइट। जो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, वो ये बताते हैं कि यहाँ पे इन जानवरों का डोमेस्टिकेशन किया गया है, मतलब इनको मतलब ये लोग पशुपालन में भी माहिर थे। पशुपालन में कौन कौन से पशु ये पालते थे, यही कैटल्स, सीप, गॉट्स, बफेलो एंड पिग। इसके अलावा कुछ और जानवरों का हड्डी मिला है, जैसे बोर, डियर, घड़ियाल, ये भी मिला है। लेकिन ये हड्डी जो है बहुत मात्रा में नहीं मिला है, उतने मात्रा में नहीं मिला है जितने मात्रा में ये सब हड्डियाँ मिली हैं। हालांकि ये सब हड्डी भी मिला है हम लोग को, लेकिन ये हड्डी जो है बहुत मात्रा में नहीं मिला है। इसका मतलब ये है कि इनको डोमेस्टिकेट नहीं किया गया है, इनको पाला पोसा नहीं गया है। पहला निष्कर्ष ये निकलता है। दूसरा निष्कर्ष ये निकलता है कि पॉसिबली ये लग्जरी फूड आइटम्स होंगे, ठीक है। तो या तो ये डोमेस्टिकेट नहीं किए गए हैं, या फिर लग्जरी फूड आइटम्स है, दोनों में से कोई एक कारण हो सकता है इसका, ठीक है। इसके अलावा बोन्स ऑफ फिश भी पाई गई हैं, मतलब मछली भी पाई गई है यहाँ पे, यहाँ मछली वगैरह भी पाया गया है, ठीक है। सेम बात यहाँ पे लिखा गया है, स्टडी डन बाय इकोलॉजिकल आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट इंडिकेट्स दैट दिस एनिमल वर डोमेस्टिकेटेड। ये एनिमल जो है डोमेस्टिकेट किए गए थे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर, जैसे बोर, डियर, घड़ियाल, इनके भी हड्डी पाए गए हैं, राइट। हालांकि ये हमें नहीं पता कि इनका डोमेस्टिकेशन किया गया है, इनका हंटिंग किया गया है, इनको कम खाया गया है, इनका ये लग्जरी प्रोडक्ट थे कि नहीं थे, इनके बारे में कोई आइडिया जो है नहीं लग पाया है, ठीक है। बोन्स ऑफ फिश जो है ये भी ऑब्टेन किया गया है, बोन्स ऑफ फिश जो है ये भी ऑब्टेन किया गया है, मतलब ये लोग मछली पालन में भी माहिर थे। तो अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इस प्रैक्टिसेस में आप ये समझोगे कि जो आपके हड़प्पन थे, इनके पास बहुत बड़े बड़े ग्रेनरी थे, बहुत सारे ग्रेनरी का मतलब ये हो गया कि ये लोग अपने यूज़ के लिए खाना बनाते थे, राइट, अपने यूज़ के लिए अनाज उगाते थे। उसके अलावा इनके पास अनाज बच जाता था, उसके अलावा भी इनके पास अनाज बच जाता था, जिसको ये अपने भंडार गृह में, दैट इज़ ग्रेनरी में रखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है समझने के लिए, कि एक सेमी एरिड एरिया जहाँ पे पानी का कमी होता है, इस एरिया में रहते हुए भी ये लोग इतना खाना बना लेते थे कि अपने इस्तेमाल करने के बाद, इतने अनाज उगा लेते थे कि अपने इस्तेमाल करने के बाद कुछ अनाज को स्टोर करके भी रखते थे। कहाँ पे, तो ग्रेनरीज में, राइट। तो यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं कि ऐसा क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये लोग किए हैं कि ये लोग इतने ज़्यादा सक्षम थे फूड वगैरह को ग्रो करवाने में, राइट, ठीक है। चलो अब डिटेल में आते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। बात करें हम लोग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, तो देखो सबसे पहले तो ये है कि आप ये वाला डायग्राम देखो। ये पहला डायग्राम जहाँ पे टेराकोटा बुल है, ये वाला एक डायग्राम जहाँ पे कुछ ऑक्स मिलके हल चला रहे हैं खेत में, या अनाज ढो रहे हैं। ये एक और डायग्राम देखो जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक हल, ठीक है, एक प्लॉ दिखाई दे रहा है। इससे आपको क्या समझ में आता है, इससे आपको समझ में आता है कि ज़रूर इस टाइप का कुछ छोटा मिनिएचर वर्जन, बड़ा बड़ा कुछ इस टाइप का होगा, तभी ये मिनिएचर वर्जन्स बना है, राइट। अगर आप रियलिटी में बड़ी बड़ी कार्स देख रहे हो, तभी तो आप स्मॉल टॉय बनवा रहे हो। अगर आप रियलिटी में बहुत सारे
बड़े बड़े घर देख रहे हो, तभी तो आप जो खिलौना में छोटा घर होता है वो बना रहे हो। इसका मतलब ये है, अगर आपके पास छोटी गाड़ी है, ठीक है, मिनिएचर वर्जन है कार का, इसका मतलब ये है कि उसका कहीं ना कहीं बड़ा वर्जन भी होगा, बड़ा रूप भी होगा, राइट। तो इस टाइप के जो टेराकोटा के बुल मिले हैं, इस टाइप के जो ऑक्सेस मिले हैं जो कि सामान को ढो रहे हैं, ठीक है, इस टाइप के जो आपके प्लॉ मिले हैं, ये इस बात का साफ संकेत है कि ये जो मिनिएचर वर्जन है, इसके बड़े वर्जन भी होते होंगे, इसके बड़े वर्जन भी होते होंगे, ठीक है। सो द प्रिविलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाय द फाइंड ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। तो जैसा कि आपको बताएं हम कि जो हम लोग ग्रेन मिला है, जो अनाज मिला है, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि ये लोग एग्रीकल्चर करते थे। एक बात तो स्पष्ट है कि भाई ये लोग एग्रीकल्चर करते थे, और एग्रीकल्चर इस पैमाने में करते थे, एग्रीकल्चर इस लेवल पे करते थे कि अपने इस्तेमाल करने के बाद इनके पास भंडार गृह भी था जहाँ पे लोग ग्रेन्स को रखते थे, ठीक है। So, representation of seals and terracotta sculptures indicate that the bull was known। जैसा कि आपको हम बताए हैं कि बुल जो है नॉन था, बुल का इस्तेमाल करते थे वो लोग। अब बुल का इस्तेमाल किस लिए करते थे? तो ऑब्वियस सा बात है कि इनको पता था कि बुल का इस्तेमाल जो है वो प्लॉ करने के लिए, खेती करने के लिए किया जाएगा। हालांकि इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन इनडायरेक्ट एविडेंस हम लोग को बताता है कि हाँ, ऑक्सेंस का इस्तेमाल होता था, किस लिए? खेती करने के लिए, हल जुतवाने के लिए। Moreover, the terracotta models of plough have been found in the Cholistan and बनावाली, ठीक है। इसके अलावा जो टेराकोटा के हम लोग के पास मॉडल्स हैं वो कहाँ से मिले हैं? टेराकोटा का जो प्लॉ है, ठीक है, जो हल है, ये कहाँ से मिला है? ये चोलिस्तान से मिला है, जो कि आजकल पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा बनावाली से मिला है, जो कि हरियाणा में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एविडेंस ऑफ प्लॉ फेल्ड एट कालीबंगन राजस्थान, मतलब कि हल कहाँ से मिला है? हल मिला है हम लोग को चोलिस्तान से, हल मिला है बनावली से। चोलिस्तान आपके पाकिस्तान में है, बनावली आपके हरियाणा में है। इसके अलावा जोता हुआ खेत हम लोग को मिला है, प्लॉ फील्ड मिला है कहाँ से? कालीबंगान से, जो कि आपके राजस्थान में है, ठीक है। समझने वाला बात यह है कि ये जो आपका प्लॉ फील्ड मिला है, जोता हुआ खेत जो मिला है, इसमें 2 सेट ऑफ फ्यूरोज बने हुए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय 2 सेट ऑफ फ्यूरोज? 2 सेट ऑफ फ्यूरो मतलब ये होता है कि ये एक ज़मीन का हिस्सा है, ये मान लो ज़मीन का हिस्सा है। इस ज़मीन के हिस्से में आप कुछ क्रॉप जो है इस तरह लगाए। फ़िरो क्या होता है? फ़िरो ये होता है कि आपने क्या किया, आपने इस टाइप से मिट्टी को काटा और बीच में क्या हुआ, आप सीड्स डाल दिए। फिर आप मिट्टी को इस टाइप से काटे और बीच में सीड्स डाल दिए। फिर आप मिट्टी को ऐसे काटे, इसको बोलते हैं सीड्स डाल दिए बीच में। इसको बोलते हैं फ़िरोज़, इसको बोलते हैं फ़िरोज़। तो 2 सेट्स ऑफ फ़िरोज़ मतलब कि एक पर्टिकुलर लैंड के अंदर इस टाइप से कुछ फ़िरोज़ जो हैं इस तरह से हैं और कुछ फ़िरोज़ जो हैं इस तरह से हैं, ठीक है? right? Two sets of furrows at the right angle to each other, suggesting that two different crops were grown together। मतलब जिस टाइप का फ्यूरोज है उसको देख के लग रहा था कि एक ही टाइम पे दो तरह का जो क्रॉप्स है उसको उगाया जा रहा था। तो ये लोग टेक्नोलॉजिकली बड़े एडवांस थे, और जो एग्रीकल्चर के को लेकर इनके पास ज्ञान था, नॉलेज था, वो भी बड़ा एडवांस था। एज अ रिजल्ट ये लोग ग्रेनरी का इस्तेमाल करते थे, इसलिए इनकी इनकी पैदावार जो है इतनी ज़्यादा हो रही थी, ठीक है, कि इनको ग्रेनरी बनाना पड़ा। यहाँ पे आप देखो डायग्राम, इस टाइप से कुछ दिखाई दे रहा है आपको, ज़मीन में कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है मार्क, और यहाँ पे ज़मीन में कुछ इस टाइप से मार्क दिखाई दे रहा है। ये डायग्राम जो है ये कालीबंगन का डायग्राम है, जहाँ से आपको जोता हुआ खेत मिला है। इस खेत से क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि ये लोग मल्टी क्रॉपिंग करते थे। एक खेत में मल्टीपल क्रॉप जो उगाते थे, लोग मल्टी क्रॉपिंग करते थे, ठीक है। चलो, सेम चीज़ आपके एनसीईआरटी में जिसका क्रक्स हम यहाँ पे दिए हैं नोट्स के फॉर्मेट में, राइट। यहाँ पे सेम बातें बताई गई हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्स ऑन द टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेट दैट द बुल वाज नोन, जैसा कि आपको हम बताए थे। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट जो थे वो एक्सट्रापोलेट करते हैं कि नहीं, जो आपको जब आपका ऑक्सीजन मिला है, बोन मिला है, तो कहीं ना कहीं इसको इस्तेमाल किया था खेती करने के लिए। इसके अलावा प्लो बहुत सारा मिला है, टेराकोटा मॉडल मिला है किसका? प्लो का, ठीक है। कहाँ से मिला है? तो चोलिस्तान से मिला है, बनावाली से मिला है। चोलिस्तान जो है आजकल आपके पाकिस्तान के अंदर है, बनावाली जो है वो आपके हरियाणा में है, ठीक है। इसके अलावा एविडेंस ऑफ प्लॉ फील्ड, जोता हुआ खेत जो हम लोग को है वो मिला है कहाँ से? कालीबंगन के राजस्थान से, राजस्थान के कालीबंगन से, ठीक है। जो कि बताता है कि हड़प्पन जो है वो कितने एडवांस थे इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि इनके पास जो फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर था, राइट, अपने फील्ड पे वो लोग 2 सेट्स ऑफ फ्यूरो जो है स्टार्ट किए थे। 2 सेट्स ऑफ फ्यूरो मतलब कि मल्टीपल क्रॉपिंग जो लोग स्टार्ट किए थे, मल्टीपल क्रॉपिंग जो इन्होंने स्टार्ट किया हुआ था। So archaeologists have also tried to identify the tools used for harvesting। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो लोग इस टूल्स का भी वो लोग स्टार्ट किए हैं समझना कि कौन सा टूल का इस्तेमाल लोग कर रहे थे हार्वेस्टिंग के लिए।
ठीक है। सो एक चीज़ समझो कि अगेन देखो टूल्स के नाम पे इनके इनके पास यही था, राइट। एक चीज़ समझने वाला बात ये है, इसके अलावा टूल्स के नाम पे और भी बहुत कुछ मिला है। ये सब भी टूल्स के नाम पे मिला है। एग्रीकल्चरल टूल्स के नाम पे आपको ये जो फ़ोटो दिख रही है यहाँ पे, ये भी आपको मिली है। इसके अलावा समझने वाला बात है कि इतने टेक्नोलॉजी एडवांस होने के बावजूद, ठीक है, ये लोग, इनका जो टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट था एग्रीकल्चर को लेके, ये बस खेत तक सीमित नहीं था। ये लोग सेमी एरिड एरिया में फिशिंग कर रहे थे। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पानी का स्रोत था जो ये लोग खुद बना रहे थे। वो कैसे बनेगा? वो नहर के थ्रू बनेगा, कैनल के थ्रू बनेगा। तो ट्रेसेस ऑफ कैनल जो है ये मिला है। सोचो उस समय के लोग इतने हजार साल पुराने पुराने लोग जो हैं कैनल्स बना रहे थे। और कैनल्स का ट्रेस कहाँ पे मिला है? तो कैनल का ट्रेस जो आपको मिला है सुरकोटदा में। सुरकोटदा जो कि आपके अफगानिस्तान में है, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, सुरकोटदा जो कि आपका अफगानिस्तान में है, वहाँ से कैनल्स का स्रोत मिला है। ध्यान रखो, कैनल आपके पंजाब में नहीं मिला है और सिंध में नहीं मिला है, इस बात को ध्यान रखना। कैनल्स पंजाब में नहीं मिला है, सिंध में नहीं मिला है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल दैट एंशियंट कैनल्स सिल्टेड अप लॉन्ग अगो। हाँ देखो, यहाँ पे एक निष्कर्ष पे पहुंचो। पहला बात कि अफगानिस्तान में कैनल मिला है। अफगानिस्तान में कहाँ मिला है? तो सुरकोटदा में मिला है। पंजाब और सिंध में नहीं मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि पंजाब और सिंध में बिल्कुल नहीं मिला है। हो सकता है कि पंजाब और सिंध में हो, बट विथ टाइम ये सिल्टेड हो गया हो। कि सिल्टेड मतलब कि कैनल तो हो, नहर तो हो, लेकिन विथ टाइम इसके ऊपर मिट्टी चढ़ते चढ़ते ये लैंड जो है बिल्कुल प्लेन लैंड हो गया हो, ठीक है। ऐसा पॉसिबिलिटी भी है, बट फिलहाल के लिए ये समझ में आ रहा है कि पंजाब और सिंध में नहीं है, अफगानिस्तान में जो है पाया गया है। डायरेक्टली एविडेंस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो, ये आपका नहर है, ये कैनल है जो सूख चुका है, ये कैनल है, राइट, ठीक है। इसके अलावा दो चीज़ और। पहला चीज़, सैडल कर्न क्या है? सैडल कर्न क्या है? तो आपने घर में इस टाइप का चीज़ देखा होगा जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं या फिर यूपी बिहार वाले बेल्ट में बोलते हैं, नदर्न इंडिया के बेल्ट में बोलते हैं सिलवट्टा, ठीक है। ये जो सैडल कर्न है, जो कि सिलवट्टा है, इसके ऊपर आप लोग मसाला पीसते हो। तो ऐसे ही सैडल कर्न इनके पास भी था। ऐसे ही सैडल कर्न जो है इनके पास भी था। और जो सैडल कर्न है किसका बना हुआ था? ये बना हुआ था इग्नियस रॉक का, हार्ड ग्रिटी इग्नियस रॉक का और सैंडस्टोन का, ठीक है। इसका शेप क्या था? तो इसका कन्वेक्स शेप था। शेप क्या था? तो कन्वेक्स। देख लो इस टाइप का, हल्का सा इस टाइप का स्ट्रक्चर है ना, मतलब कन्वेक्स शेप का था, ठीक है। ओके, तो इसके ऊपर ये लोग क्या करते थे? इसके ऊपर ये लोग अपने किसी हार्ड चीज़ को पीसते वगैरह थे, ठीक है। ओके, इनके पास दो चीज़ था, एक था करी स्टोन और दूसरा सैडल कर्न। जो करी स्टोन्स है वहाँ पे ये लोग जो हर्ब्स वगैरह हैं वो सब पीसते थे, ठीक है। और जो हार्ड चीज़ें हैं वो पीसते थे किसके ऊपर ग्राइंड करते थे? सैडल कर्न के ऊपर, सैडल कर्न, राइट। तो इनके पास बहुत सारी चीज़ें थी जिसके थ्रू ये लोग क्या करते थे? चीज़ों को ग्राइंड करते थे, कुकिंग करते थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रोसेस ऑफ फूड रिक्वायर्ड ग्राइंडिंग इक्विपमेंट एज वेल एज वेसल्स फॉर ब्लेंडिंग एंड कुकिंग। मतलब इनके पास वो सारी चीज़ें थी जो एक खाना बनाने के लिए नेसेसरी होता है। हालांकि वो चीज़ें थी वो स्टोन, मेटल और टेराकोटा का बना हुआ था। फॉर एग्जांपल आपका सैडल कर्न जो है इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। इसके अलावा करी स्टोन जो है ये भी इसका एग्जांपल है, ठीक है। चलो अगले दिन हम स्टार्ट करेंगे मोहनजोदारो से। वी आर डन विथ हड़प्पा। हड़प्पा तक हम लोग कर चुके हैं। अगले दिन स्टार्ट करते हैं हम लोग मोहनजोदारो से। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, ठीक है। साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी।